गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद में पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग इटली के एकीकरण पढ़ने वाले हैं। नहीं, इटली के एकीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं, जर्मनी का एकीकरण पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में इटली का एकीकरण चला था। आप सभी जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं इस क्लास को देखने से पिछला जो 2 क्लास हुआ है उनको देख लीजिए जाके, ताकि इसको समझना आसान रहेगा। आज इस क्लास में हम जर्मनी का एकीकरण देखेंगे, साथ ही साथ इनसे संबंधित सभी प्रश्न उत्तर, चाहे वो एमसीक्यू हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, जो भी प्रीवियस ईयर में आया है उन सबको हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इटली का एकीकरण, और इटली का एकीकरण में 4 व्यक्ति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वो था मैजिनी, विक्टर एमेनुअल, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर। ये चारों व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें शुरुआत मैजिनी किया था। मैजिनी के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। मैजिनी से संबंधित 3 चीज़ को याद रखना पड़ेगा। एक उसका एक गुप्त दल था कार्बोनरी दल, एक था यंग इटली, एक था यंग यूरोप। उसके बाद इटली जो है एक तरह से मुख्यतः 3 भाग में बटा हुआ था, उत्तरी भाग, मध्य भाग, दक्षिणी भाग में। वियना सम्मेलन के बाद ही सार्डिनिया पिडमांट का एक तरह से क्या हो गया था, मिलन हो गया था, और उस समय उसका जो लोम्बार्डी एवं वेनेसिया वाला पार्ट जो है ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में चला गया था। जब विक्टर इमैनुअल शासक बना तो काउंट काबूर वहाँ का प्रधानमंत्री बना। उन्होंने अपना कूटनीति के माध्यम से फ्रांस को अपने पक्ष में लिया, और धीरे धीरे करते हुए उन्होंने उत्तरी और मध्य इटली को क्या किया, एकीकरण कर लिया, और दक्षिणी इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी के नेतृत्व में हो गया था। अंततः 1871 में इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अभी जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, ये एक तरह से जर्मनी का एकीकरण से पूर्व जो ये जो नक्शा दिख रहा है ये जर्मनी का है। किस तरह से यहाँ पे बावेरिया, राइनलैंड, वेस्टफेलिया, इधर प्रासा, ये सब दिख रहा है। नक्शा को एक बार हम अगर देख लें तो हमारे लिए किसी भी चीज़ को समझना आसान हो जाता है, और वो लंबे समय तक हमारे जहन में रहता है, और उस चीज़ का प्रश्न देने के हम लोग योग्य हो पाते हैं। जितने भी विद्यार्थी आप लोग देख रहे हैं, सब बगल में कॉपी पेन लेके बैठें और नोट्स बनाएं, और अगर जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जर्मनी की एकीकरण पृष्ठभूमि और बुद्धिजीवी, इसका पृष्ठभूमि अगर देखें, ये मध्यकाल में ही बहुत छोटे छोटे टुकड़ा में बटा हुआ था। उस समय सारलमा उसका शासक था। आधुनिक युग में यह एक तरह से 300 प्लस राज्य में बटा हुआ था। विषमताएं, यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सभी विषमताएं थी। इनका एक प्रतिनिधि सभा था जो कि डायट था। यहाँ पे लोग मिलते थे और सभा करके कोई डिसीजन वगैरह लेते थे। यहाँ पे नेपोलियन का योगदान 1806 के बारे में है। नेपोलियन का योगदान जर्मनी के एकीकरण में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नेपोलियन जब यूरोप के अन्य भागों में आक्रमण कर रहा था, अन्य देश को विजिट कर रहा था, उस समय जर्मनी को भी विजिट किया था, और वहाँ जो छोटे छोटे जो राज्य था उनको मिला करके राइन संघ का निर्माण किया था, जिस कारण से वहाँ का प्रशासनिक क्षेत्र एक हो गया था, जिस कारण से जितना भी अवरोध था, चाहे वो व्यापारिक अवरोध हो या प्रशासनिक अवरोध हो, वो सभी खत्म हो गया। लोग एक दूसरे के नज़दीक आए, लोगों का जीवन एक तरह से अच्छा लगा, क्योंकि विभिन्न राज्यों के बीच में जो अलग अलग माप तोल का पद्धति था, दशमलव पद्धति था, प्रशासनिक पद्धति था, इन सब का हट जाने के कारण से एक समान पद्धति आ जाने के कारण से व्यापारिक सुविधाएं आसान हुई, प्रशासनिक सुविधाएं आसान हुई, और लोग एक दूसरे से जुड़े। तो कहीं ना कहीं ये लोग
अपने आप को एक मानने लगे और ये इनमें एक ख्याल आया कि हम लोग भी एक हों। एक तरह से बोल सकते हैं जर्मनी का एकीकरण का बीज यहीं से फूटा हो। तो अब हम यहाँ जाते हैं, बोल रहा बुद्धिजीवियों और संस्थाओं की भूमिका। यहाँ पे एक हीगल है, हीगल ने अपना विचार व्यक्त किया कि एक होना चाहिए। उसके से अर्नेस्ट, इन्होंने देशभक्ति की कविताएं लिखी। हाँ, उसके बाद हेडनबर्ग और नोवालिस, बहुत सारा शिक्षण संस्थान जैसे जेना विश्वविद्यालय जो कि जर्मनी में ही था, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी दार्शनिक थे, बुद्धिजीवी थे, इन्होंने विभिन्न माध्यम से, चाहे वह साहित्य के माध्यम से हो, कविता के माध्यम से हो, पत्र के माध्यम से या अन्य माध्यम से, इन्होंने देशभक्ति की भावना जगाने का कार्य किया और इन्होंने एक जर्मन राष्ट्र होने का सपना दिखाया। यहां पे अगर हम देखें तो आर्थिक विकास, हम जानते हैं जर्मनी जो है 1870 के आसपास क्या हुआ, इनका एकीकरण पूर्ण हुआ है। तो यहाँ पे आर्थिक विकास, आर्थिक विकास में एक संस्था आता है जिसका नाम है जाल वेरिन। क्या नाम है? जाल वेरिन। अब यहाँ पे हम अभी जस्ट बताए हैं, यहाँ पर ये जाल वेरिन संस्था का गठन होने के कारण जो पहले के अलग अलग जो राज्य था वो सभी राज्य क्या हो गया, नजदीक आया। और नजदीक आया तो व्यापारिक प्रगति हुई, लोगों का पैसा आया। अब पैसा आता है तो किसको अच्छा नहीं लगता, लगता है ना कि अगर ये पैसा आ रहा तो ये व्यवस्था बना रहना चाहिए। सब चीज़ तो पैसा पे ही टिका हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर हम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है उद्देश्य, पैसा ही होता। तुम लोग पढ़ भी रहे हो, सोच रहे हो कहीं ना कहीं नौकरी मिले, कि अगर अच्छा पढ़ लिख लेंगे तो एक अच्छा सा स्किल्स आ जाएगा, तो हम उस स्किल्स के आधार पे कहीं ना कहीं मनी कमा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी एक जाल वेरिन क्या था, एक क्या था, आर्थिक संस्था था। अब देखो प्रसा के नेतृत्व में आर्थिक संघ बनाया गया। बस यही सब चीज़ इसमें है, बस इतना ही जाना है। जाल वेरिन किससे संबंधित है? एक व्यापारिक संस्था से संबंधित है। वहाँ के विभिन्न व्यापारी ने मिलकर यह संस्था बनाया ताकि वहाँ का व्यापारिक विकास हो और व्यापार में वृद्धि हो। अब बोला क्रांतिकारियों का प्रभाव, जैसे बोला 1830 की क्रांति, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, मेटरनिक का अंत, जर्मन राष्ट्रवाद का जागरण। जब तक मेटरनिक रहा, चाहे यूरोप के कोई भी देश में क्यों ना अगर राष्ट्रवाद का भावना भड़क रहा हो, वो वहां पे उसको दबाने का कार्य करता था। चूंकि 1848 में फ्रांस की क्रांति हुआ था, बता चुके हम लोग, है ना। जब ये फ्रांस की क्रांति हुआ तो फ्रांस में क्या हो गया, गणराज्य स्थापित हो गया। वहां पे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का एक तरह से भावना हुआ और वहां का एक तरह से मतलब एक तरह से अच्छा शासन व्यवस्था फ्रांस में स्थापित हुआ था। तो देखा देखी कौन नहीं चाहेगा, बगल में ही जर्मनी था, अभी भी मैप में दिखाए थे, है ना। तुम इससे पहले भी मैप तो बराबर देखा ही करो। मैप देखने से क्या होता, हमको कोई भी चीज़ जल्दी याद होता। मान लो कोई विद्यार्थी है याद कर ले, सोचा कि हमको जल्दी याद हो गया, लेकिन अगर जितना याद करता है ना विद्यार्थी, उससे उतना ही गति से भूलता भी है। तो मैप का काम क्या होता है ना, कोई भी चीज़ हमको बहुत लंबा समय तक याद रखने में मदद करता है। अगर कभी हम भूल भी गए और 10 मिनट उल्टाएं, देखे काम हो गया। तो मैप याद रखना या मैप ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि फ्रैंकफर्ट संसद, मार्च 1848, फ्रेडरिक विलियम का इनकार। जब 1848 में फ्रांस की क्रांति हुआ था तो जर्मनी में भी एक तरह से बहुत सारे लोग मिला और वो ये भी चाहा कि हमारे यहाँ भी उसी प्रकार का क्रांति हो और यहाँ पर भी उसी प्रकार का व्यवस्था स्थापित हो जिस प्रकार का व्यवस्था कहाँ पे स्थापित हुआ था, फ्रांस में हुआ था। लेकिन वहाँ का तत्कालीन शासक जो है वो उसमें शामिल होने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, कहा नहीं हम नहीं होंगे। अब बोल रहा है प्रसा का नेतृत्व और बिस्मार्क का उदय। अब बोल रहा है ये जो देख रहा है यहाँ पे, ये है बिस्मार्क। कौन है? बिस्मार्क। तो वहाँ का शासक जो है, जब बिस्मार्क को नियुक्त किया, ये बिस्मार्क भी चाहता था कि जर्मन क्या हो, जर्मन राज्य क्या हो, एक हो, है ना। ये एक महान कूटनीतिज्ञ था, लौह एवं रक्त का नीति लाया, है ना।
ये अपना सैन्य शक्ति को बढ़ाया, है ना। आगे हम चलते हैं। बोल रहा है यहाँ पे बिस्मार्क और जर्मनी का एकीकरण। बोल रहा है बिस्मार्क की नीतियां और विचार। बोल रहा है ये जो दार्शनिक है हीगेल के विचार से ये काफी प्रभावित था और ये निरंकुश राजतंत्र और सैन्य शक्ति में विश्वास रखता था। इनका मानना था कि अगर जर्मनी का एकीकरण होगा तो यहाँ के राजा के ही नेतृत्व में हो सकता है ना, क्योंकि राजा शक्तिशाली होता है। और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक नीति है इनका, रक्त और लौह की नीति। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये रक्त और लौह नीति से कौन संबंधित है, तो कौन संबंधित है, बिस्मार्क संबंधित है ना। और ये क्या किया, अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया। अनिवार्य सैन्य सेवा का अर्थ यह होता है कि जीवन में सैन्य सेवा कुछ ना कुछ समय के लिए देना ही देना है। अभी भी बहुत सारा ऐसा देश है जहां पे क्या है, हर एक नागरिक को वहां का सैनिक ट्रेनिंग दिया जाता है और सैन्य सेवा देना होता है, जैसे इजराइल। अब बोल रहा है डेनमार्क के साथ युद्ध 1864, है ना। डेनमार्क के साथ इनका युद्ध भी हुआ था, किसका, प्रसा का। क्या हो गया, है ना। अब बोला रणनीति, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर दोनों ने मिलकर कहां पे आक्रमण किया था, डेनमार्क पे। किस पे किया था, है ना। अब देखो यहाँ पे जो नक्शा दिखा रहा है सेल्सविग और होल्स्टीन, क्या हो गया, और यही जमीन का जो भूखंड था यही एक मुख्य कारण था। अब बोल रहा है इसमें से जो बांट लिया, सेल्सविग जो है प्रसा के अधीन चला गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को मिला। मतलब कुछ भाग कौन ले लिया, प्रसा ले लिया, और कुछ भाग। अच्छा, जब भी यहाँ पे प्रसा का अगर अर्थ आए समझ लेना ये कहीं ना कहीं जर्मनी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, जर्मनी से, है ना। इसी के नेतृत्व में इनका एकीकरण होगा, जर्मनी का। अब तुम लोगों को इससे पहले ही बता चुके थे इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन बाधक था, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, है ना, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस और पोप, क्योंकि ये सभी उस समय में क्या था, शक्तिशाली था। और जो शक्तिशाली आदमी चाहेगा कि हमसे शक्तिशाली कोई बने, दूसरा आदमी कमजोर ही रहेगा वो चाहेगा। तो इसी समय जो देखो बोल रहा है ऑस्ट्रिया के साथ इनका युद्ध हुआ है, सेडोवा का युद्ध। कब हुआ है, इस युद्ध का नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये हुआ है कब, 1866 में हुआ है, ठीक है ना। अब बोल रहा है पृष्ठभूमि, बोल रहा है होल्स्टीन में जर्मनों का विद्रोह और ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच तनाव। अभी बताए थे कि होल्स्टीन किसके, कौन ले लिया था होल्स्टीन को, ऑस्ट्रिया ले लिया था। यहां पे कुछ जर्मन भाषी लोग थे, तो यहां पे क्या हो गया, इस होल्स्टीन वाले क्षेत्र में क्या हो गया, विद्रोह कर दिया वहां का जनता। तो इस कारण से क्या हो गया, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच तनाव बढ़ गया। क्या हो गया, है ना। उसके बाद बिस्मार्क ने यहां पे अपना कूटनीति से काम लिया। क्या कूटनीति से काम लिया, है ना। अब ये फ्रांस जो है, बिस्मार्क ने फ्रांस से मिला और बोला कि कुछ क्षेत्र देने का उनको वादा किया, और इटली के विक्टर इमैनुअल से गुप्त संधि कर ऑस्ट्रिया को अलग थलग किया। जिस तरह से वहां पे इटली के एकीकरण में काउंट काउर काम कर रहा था ना, सेम इसी तरह से काम यहाँ पे कूटनीति का काम कौन कर रहा है, बिस्मार्क। ये भी कहा कि अगर हमको जीतना है तो अगर गठबंधन, अगर 2-3 देश अगर उनके विपक्ष में आ जाएगा तो क्या जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। तो जाके कूटनीति के माध्यम से उनसे समझौता किया कि आप बीच में नहीं पड़िएगा, हम दोनों के बीच में अगर कभी युद्ध होगा तो। ऐसा वहां पर भी हम बताए थे, दिखाए थे, कहाँ पे, पिछला क्लास में दिखाए थे हम, जब इटली का एकीकरण हो रहा था वहां पे काउंट कापूर ऐसा ही क्या था, सेम यहाँ पर ये ऐसा कर रहा है ना। अब बोल रहा है 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा की। कौन, ऑस्ट्रिया ने ही किया, क्योंकि ऑस्ट्रिया शक्तिशाली था। और उस समय क्या हो गया, जब इसका ये वाला भाग
इसमें अगर जब विद्रोह हो रहा था इस वाला भाग में, तो प्रासा ने वहां पे क्या, वहां का जनता को कुछ सपोर्ट किया था, जो कि ऑस्ट्रिया को अच्छा नहीं लगा। जब ऑस्ट्रिया को अच्छा नहीं लगा तो क्या किया, हमला कर दिया किस पे, प्रासा पे। अंततः क्या हो गया, युद्ध होगा। बिस्मार्क क्या है, जानता था कि हमको युद्ध करना है, तो पहले ही अपना तैयारी करके रखा हुआ था। जैसा हम अभी बताएं, अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया, मतलब इसके तहत क्या है, अपना जनता को क्या किया, बहुत सारा ट्रेनिंग दे के रखा था कि कभी युद्ध होगा, दिक्कत होगा, सब आदमी साथ मिलकर लड़ेंगे और एक रहेंगे। इसी प्रकार से अब बोल रहा है कि जब ये युद्ध हुआ, परिणाम क्या हुआ, ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से फंसकर बुरी तरह पराजित हो गया, उसका प्रभाव समाप्त हो गया। क्या हो गया, मतलब इस युद्ध में, सेडोवा का युद्ध में कौन हारता है, ऑस्ट्रिया हार जाता है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, है ना। अब बोला उपलब्धि, जर्मनी के एकीकरण का 2/3 कार्य यहीं पे पूरा हो जाता है, ठीक है ना। अब बोला फ्रांस के साथ युद्ध 1870, एक ताकतवर देश और था, कौन, फ्रांस। जब ये देख लिया कि प्रासा जो है ऑस्ट्रिया को हरा दिया, इनका भी कान खड़ा हो गया, है ना। जब कान खड़ा हो गया तो अब देखो, जब एक शक्तिशाली आदमी दूसरे को शक्तिशाली देखना नहीं चाहता है तो क्या होता है, संघर्ष का शुरुआत होता है। यही चीज यहां पर भी होने वाला है। देखो बोला फ्रांस के साथ युद्ध होता है, क्या होता है, और फ्रांस के साथ किस चीज का युद्ध होता है, सेडोन का युद्ध। क्या होता है, 1870 में क्या हो गया, 2 युद्ध है, एक है सेडोवा, दोनों 100 से स्टार्ट है, 100 से सेडोवा, 100 से सेडोन। और सेडोवा का युद्ध किससे हुआ, ऑस्ट्रिया। सेडोन का युद्ध किससे हुआ, फ्रांस, लास्ट युद्ध हुआ है फ्रांस से, है ना। अब वही बोल रहा है, कारण क्या था, स्पेन की राजगद्दी, है ना। ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है इसमें, है ना। 10th क्लास का ये स्टूडेंट जाएंगे तो एक एक टॉपिक जो है अपने आप में बहुत बड़ा है ना, काफी समय ले लेगा। तो जितना जरूरी है उतना ही बताने का हम प्रयास करते हैं, है ना। कभी कभी ज्यादा बता देते हैं हम, उतना जरूरी है भी नहीं। तो देखो कारण क्या था, थोड़ा वो जानो, स्पेन का राजगद्दी था। अब बोला है युद्ध 19 जून 1870 में फ्रांस ने प्रासा के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, है ना। परिणाम क्या हुआ, फ्रांसीसियों का जबरदस्त हार हुआ। क्या हो गया, कहने का मतलब पहले ऑस्ट्रिया को हराया, अब फ्रांस को हराया, विक्टर इमैनुअल से संधि कर ही लिया था। वो बेचारा अपना दर्द जानता था कि हमको एकीकरण में कितना ज्यादा दुख झेलना पड़ा है हमको, तो जर्मनी को भी एकीकरण होने दो, है ना, हो गया। अब बोला एकीकरण का पूर्णता, अब एकीकरण पूर्ण कैसे हुआ, बोला 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और इनमें शांति स्थापित हुआ, ठीक है ना। बोला 1871 तक जर्मनी क्या हो गया, एक हो गया। यहां पे क्या हो गया, बिस्मार्क क्या का, बिस्मार्क का कूटनीति क्या हो गया, सफल हो गया। क्या हो गया, बिस्मार्क का उद्देश्य क्या हो गया, सफल। क्या हो गया, अब बोला 1871 तक जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के मानचित्र। देखो ये जो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था फ्रांस, किसके बीच में हुआ था, फ्रांस वर्सेस किसके बीच में, प्रासा के बीच में, है ना। और यहां पे क्या हो गया, इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया। देखो अब इसमें से क्वेश्चन आएगा, देखो इसमें ध्यान क्या देने वाला है, बिस्मार्क कौन है, बिस्मार्क, बिस्मार्क ने कौन सा नीति आरंभ किया था, कौन सा नीति, रक्त एवं लौह। क्या हो गया, रक्त एवं लौह की नीति लागू किया था। क्या हो गया, यहां पे एक शब्द आएगा जालबेरिन, क्या आएगा, ये जालबेरिन क्या था, क्या था, व्यापारिक संस्था था। क्या था, व्यापारिक संस्था था।
एक युद्ध आएगा सेडोवा, क्या आएगा, किसके किसके बीच हुआ, प्रसा वर्सेस किसके बीच में हुआ, ऑस्ट्रिया। क्या हो गया, कब हुआ, 1866 में। उसके बाद कौन सा होगा, सेडॉन, है ना, डॉन बन गया ये लास्ट में जीत के, कौन, जर्मनी, है ना। प्रसा और किसके बीच में हुआ, फ्रांस के बीच में। क्या हो गया, कब हुआ ये, 1870। अब जब इनका ये युद्ध हुआ तो यहां पे एक संधि हुआ, कौन, फ्रैंक। क्या हो गया, फ्रैंक हर्ट की संधि। कौन सा, कब हुआ, कब हुआ, कब हुआ, ठीक है। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न आया है उसको हम लोग देखते हैं और जवाब देना है। आप सभी जो भी देख रहे हैं विद्यार्थीगण, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहेगा, है ना। वीडियो को अंत तक पक्का देखें, अंत तक देखने से क्या होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर फर्स्ट बार इस चैनल पे कोई भी विद्यार्थी आया है तो पिछला 2 वीडियो देखना जरूरी है, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। क्योंकि हिस्ट्री कुछ नहीं है, हिस्ट्री एक कहानी है, क्या, और इस कहानी को अगर हम इमेज के माध्यम से, नक्शा के माध्यम से देखेंगे तो हमें जल्दी याद रहेगा। नहीं तो इतिहास बहुत बोरिंग भी है, नहीं तो बहुत अच्छा भी है। बस तरीका हम कैसा अपनाते हैं ये हम पे निर्भर करता है। सभी विद्यार्थी को कमेंट में आंसर देना है, जितना ही विद्यार्थी है, ABCD जो भी है, और तुम लोग भी आंसर दो। क्वेश्चन क्या है पहला, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था, बताओ। अभी अभी हम बताएं कहां हुआ है, सेडॉन में हुआ है, और ये डॉन बन गया, कौन बन गया, कौन डॉन बन गया, जर्मनी, क्योंकि हरा दिया, किसको हरा दिया, फ्रांस को, और एकीकरण इनका पूर्ण हो गया। अगला, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, बताओ। किसके बाद, सेडोवा का युद्ध, सेडोन का, सेडोवा तो 1866 में हुआ है। अभी तो ऑस्ट्रिया को ही हराना है, फ्रांस से लड़ना तो बाकी ही है ना, क्योंकि लास्ट में फ्रांस से लड़ा है तब डॉन बना है ना, तब जाके जो है ये क्या हो गया, जीत गया, डॉन बन गया, है ना। अब बोल रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ, अभी अभी बता, कब हुआ है, जवाब देते चलना है कमेंट में, और तुम लोग भी बताते चलो। अभी देखो 1871 में कौन सी संधि हुई, सब पूछा गया है, यही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, कब हुआ है, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ है। फिर अगला, क्या जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, आंसर बी, वेरी गुड, बिस्मार्क। कौन है, बताए थे, रक्त एवं लौह की नीति बताए थे। फिर अगला है, अगला क्वेश्चन पढ़ो, इटली और जर्मनी के विरुद्ध नीति में कौन था, कौन था, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। क्या है, ऑस्ट्रिया। अगला, जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, मतलब एकीकरण करने वाला था कौन, बिस्मार्क, है ना। ये मैजिनी, गैरीवाल्डी, लेनिन, ये सब कौन था, ये बताया, कल ही इटली के एकीकरण बताया, मैजिनी बताए थे ना, गैरीवाल्डी भी कल बताए थे, नाविक था। इस मैजिनी से संबंधित कौन था, यंग यूरोप, यंग इटली, कार्बनरी, याद रखना है। और लेनिन अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, साम्यवाद एवं समाजवाद में लेनिन का बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है। बोला फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, 1871, जैसे देखो उलट पुलट के आ रहा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना, 1871 में। फिर क्या बोल रहा है, जाल
वेरिन किससे संबंधित थी? व्यापारियों व्यापारियों से, बिल्कुल सही। जालवेरिन किससे संबंधित थी? व्यापारियों से। अभी बताए थे अलग अलग भाग में बटा हुआ था जर्मनी, है ना। अगर अलग अलग क्षेत्र में बटा रहने का कारण क्या था? सबका आर्थिक प्रशासनिक नीति अलग था, सब में कर अलग अलग रहता, माप तोल का पद्धति अलग था, बेईमान शैतानी बहुत ज़्यादा होता था, है ना। जब नेपोलियन गया वहाँ पे एक किया सबको, है ना, तो सबका आर्थिक नीति कम से कम एक हो गया, माप तोल का एक पद्धति हुआ, बेईमान शैतानी घट गया, व्यापार बढ़ा, है ना। बस समझना, व्यापार। जालवेरी। अब बोला रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? किसने किया? बिस्मार्क। बताए थे अभी भी। अब बताओ अगला क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? अब कैसे किया था? जब ये जर्मनी में जब गया, क्या गया? जब जर्मनी में आक्रमण किया, इधर फ्रांस है, क्या ये मान लो ये क्या है? फ्रांस है ना, ये फ्रांस है। तो तभी जर्मनी क्या था? छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ था। किसमें? अलग अलग राज्य था, बहुत सारा अलग अलग, है ना। इसके बीच में भी राज, इसके बीच में भी राज, ढेर ही राज था, है ना। बहुत सारा राज होता है, जैसे हम लोग हमारे जमींदार साहब नहीं होता है ना, उसी से हमारे यहाँ भी ऐसा ही स्थिति था, कोई अच्छा खास नहीं था। लगभग 39 राज्य का संघ बनाया, ये गया यहाँ से हमला किया, हमारा ठाई ठाई फीस गया, ये सबको जीत लिया। किसको जीत लिया? ये सब छोटा छोटा था, कमजोर था, सबको क्या कर लिया? जीत लिया। कहा कि ये यहाँ का प्रशासनिक नीति देखा, कहा कि बहुत खराब है। कहा कि अब तुम लोग एक अलग अलग नहीं रहोगे, सब क्या रहोगे? एक ही रहोगे। यहाँ पे अलग नियम कानून नहीं चलेगा, एक ही कानून चलेगा, और एक कानून चलेगा तो सबको फायदा होगा। बस यही था। और ये करने वाला कौन था? बस ये जो संघ मिलाया, राज्यों को जो संघ मिलाया, इसी का नाम बना क्या? राइन राज्य। क्या बना? राइन राज्य बना। क्या बना? और ये राइन राज्य लगभग में अलग नाम बदल के रह ही गया था 1815 के बाद भी, समझा कि नहीं। अगला क्वेश्चन करो। अब बोला जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कब कम कर दिया गया? लौसाने सम्मेलन। कौन कब किया गया? लौसाने सम्मेलन में कम किया गया। बोला हिगेल किस देश का दार्शनिक था? याद रखना पड़ेगा, ये जर्मनी का ही था। क्या था? क्योंकि जर्मनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो समझो क्या है, जर्मनी ही है। कहाँ का था? ये जर्मनी का ही था। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय, अभी अभी आया था, ये टर्म आया था ना, कहाँ पे था? है ना, विश्वविद्यालय भी जर्मनी। विश्वविद्यालय का भी अपना अलग रूल था। यहाँ का जनता को किसने मार दिया? अच्छा, रूस में मार दिए। ये जर्मनी होगा। क्या हो गया? ये जर्मनी में है, क्योंकि देखो यहाँ का विश्वविद्यालय में बहुत सारा टीचर प्रोफेसर को एक आधुनिक तरीका से ज्ञान मिला, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, समानता स्वतंत्रता का विकास हुआ, बड़ा ये सब दार्शनिक अपना अपना विचार दिया, जिससे यहाँ का विद्यार्थी भी जागरूक हुआ और लोगों को जागरूक भी किया। अगला 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? जब एकीकरण हुआ तो कहाँ का सम्राट बनेगा? ये जर्मनी का ही बनेगा। मतलब निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? कौन? बिस्मार्क। क्या था? बिस्मार्क। अगला, सेडन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? बताओ। सेडन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? बता। ये कैसे घुलट पुलट के क्वेश्चन आ रहा, बार बार आ रहा है ना। डॉन लगा हुआ है लास्ट में, है ना। किससे हुआ? फ्रांस की पराजय हुआ। अगर निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया? बताए थे इसके बारे में, कौन लागू किया? बिस्मार्क। अगला, बस 18 क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारा क्वेश्चन क्या है, उलट पुलट के घुमल आ रहा है ना। बस एक बार अगर हम लोग समझ जाएंगे ना तो करना आसान हो जाएगा। आप लोग निश्चित रूप से कमेंट में आंसर दीजिए, क्योंकि अगर हमारा सेंस ऑर्गन अगर लगा हुआ रहता है ना, हम किसी भी चीज को अच्छा से सीख पाते हैं। ठीक। अब यहां पे जो क्वेश्चन है देखो, 3 साल पूछा गया, 2012, उसके बाद 2014 2016 में भी पूछा गया। क्लियर?
अब बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीतियां अपनाई? अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब बोल रहा है जर्मनी जो एकीकरण हुआ इनके लिए बिस्मार्क ने क्या क्या किया, है ना, कौन सा ऐसा नीति अपनाया, तरीका अपनाया, व्यवस्था अपनाया, है ना, जिससे इसका एकीकरण संपन्न हुआ, है ना। अब बोला जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने निम्नलिखित नीतियां अपनाई। निम्नलिखित मतलब नीचे दिया हुआ। बोला रक्त और लौह की नीति। क्या हो गया? बोला जिसके तहत उन्होंने सैन्य शक्ति के बल पर एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। कहा प्रासा यहाँ का मजबूत राज्य है ना, यहाँ के राजा के ही नेतृत्व में जो भी होगा एकीकरण संभव होगा, क्योंकि राजा के पास ऑलरेडी शक्ति है, इनका ये मानना था। फिर हो गया सैन्य शक्ति का आधुनिकरण किया। क्या क्या मतलब पहले का जो सेना था उसमें नया नया जो भी तकनीकी परिवर्तन हुआ था हथियार में और युद्ध पद्धति में, उन सबको लागू किया। वे अपने विरोधियों को परास्त कर सके। निश्चित है कोई भी युद्ध में कैसे कोई जीतता है, तकनीक के बल पे। क्या हो गया? इतिहास गवाह है कि जब जब तकनीकी परिवर्तन हुआ है कुछ नया हुआ है ना। तुम प्राचीन इतिहास से लेके मध्यकालीन इतिहास से लेके आधुनिक इतिहास के काल में जितने भी युद्ध हुए हैं, यहां तक कि वर्तमान में जो जो युद्ध हो रहा है सब में तकनीकी का बहुत ज्यादा खेला है। एक समय में टैंक लेके लोग घुस जाता था और जीत के चले जाता था। आज किसका जमाना है? ड्रोन का। क्या है? अभी अभी वर्तमान में ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है और रूस का यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है, दोनों बेचारा पस्त है। शक्तिशाली देश होते हुए, हथियार रहते हुए पर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है? उधर से एक ड्रोन आता है जिसका दाम कितना है? 2 से 3 लाख रुपया। अब ड्रोन को मारने के लिए इधर से जिसका दाम 2 से 3 लाख रुपया, यहाँ पे 5 करोड़ का 2 करोड़ का मिसाइल चलाना पड़ रहा है। तो क्या ये फायदा का सौदा होगा? है तो सामने वाले को कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना। अब तुम मक्खी को मारोगे किससे? बुलेट से। तो क्या होगा? दिक्कत ही होगा। एक बुलेट का दाम कितना है पता करना, है ना, पुलिस सबसे पूछना, देखना, ताकि वे अपने विरोधियों को परास्त कर सके। अब बोल रहा है कूटनीतिक चालों के माध्यम से अन्य यूरोपीय देशों को अलग थलग रखा, विशेषकर ऑस्ट्रिया और फ्रांस को। जब ऑस्ट्रिया को धोने वाला था, फ्रांस को बोला आप शांत रहिएगा, हम आपको ये दे देंगे ना, हम नहीं लेंगे ये वाला क्षेत्र कहियो आपसे, है ना, आप शांत रहिए। पहले ऑस्ट्रिया को पीटा। कौन सा युद्ध में पीटा? सेडोवा के युद्ध में अच्छा से पीटा 1866 में, है ना। अब ये और मजबूत हो गया। तब कहा कि अब फ्रांस को भी पीटेंगे, ये भी बहुत हल्ला गुल्ला कर रहा था। अंतिम में सेडोवा के युद्ध में इनको भी पीटा, हराया, ताकि वे जर्मन के एकीकरण में बाधा न डाल सके। और अंततः 1871 में क्या हो गया? एकीकरण फ्रैंकफर्ट संधि के साथ हो जाता है। अगला देखो, जालबेरिन का गठन क्यों हुआ? बताया था जालबेरिन के बारे में। जालबेरिन किससे संबंधित है? किससे संबंधित जालबेरिन? व्यापारियों की संस्था से, है ना। बार बार चर्चा कर रहे हैं, बार बार चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि याद हो जाए। अब बोला जालबेरिन का गठन मुख्य रूप से आर्थिक कारण। क्या लिखा हुआ देख लो यहाँ पे पहले। व्यापारी लोग किससे जुड़ा होता है? आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा होता है ना। तो आर्थिक कारणों से हुआ था। बोला इसका उद्देश्य, लक्ष्य जर्मन राज्यों के बीच व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करना। तुमको अभी अभी जस्ट बताया है पीछे में, बहुत सारा राज्य में बटा हुआ था, अलग अलग नियम कानून था, अलग अलग कर देना पड़ता था। एक मान लो यहाँ पे ये अगर राज है ना, ये जर्मन है मान लो, इसमें छोटा छोटा राज है। एक सामान यहाँ पे बना 5 रुपया में। क्या बना? कितना बना? 5 रुपया में कोई सामान बना यहाँ पे। अब यहाँ पर भी राज है, यहाँ पर भी राज है। अब यहाँ पे गया, ये 1 रुपया टैक्स लगाया तो 6 रुपया हो गया। ये 1 रुपया टैक्स लगाया 7 रुपये बन गया। ये 1 रुपया टैक्स लगाया 8 बन गया। अब इसको जो मिलेगा अंतिम रूप में 5 रुपया का सामान कितना मिलेगा? 9 रुपया में। जिसके पास पैसा रहेगा खरीद लेगा, नहीं तो खरीद पाएगा। तो कहने का मतलब कि जितना सस्ता सामान रहता है उतना लोग को फायदा होता है कि नहीं। तो नेपोलियन यहाँ यही काम तो किया था।
और ये जालबरीन संस्था बनाकर ये लोग भी यही काम किया। ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपया का सामान यहाँ पे कितना मिलेगा, ज़्यादा ज़्यादा कितना टैक्स लगेगा, 6 रुपया मिलेगा। तो अल्टीमेटली जनता को फायदा होगा, व्यापारी को फायदा होगा, बनाने वाले को फायदा होगा, क्योंकि सामान बिकेगा। यही बोल रहा है, व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करना और एक समान कर प्रणाली लागू करना। देखो वही आ गया, कर प्रणाली का टैक्स क्या हो गया, कर प्रणाली को लागू करके आर्थिक एकता को बढ़ावा देना था। बोला इस संघ ने जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार किया। ये जब हुआ था, कब हुआ था, 1815 से पहले नेपोलियन के द्वारा किया गया था। लेकिन नेपोलियन तो चला गया 1815 में, वाटरलू के युद्ध में हार के। मेटरनिक आया, प्रतन व्यवस्था को लाया, है ना। तो क्या ये व्यापारियों सब के लिए अच्छा होता, नहीं होता। तो इन्होंने भी एक प्रकार का संघ बनाया ताकि ये व्यवस्था जारी रह सके, है ना। और बोल रहा है मजबूत आधार तैयार किया, क्योंकि इससे जर्मन लोग आर्थिक रूप से एक दूसरे के करीब आए। क्या है, जब आर्थिक संबंध मजबूत रहता है तो सब संबंध मजबूत रहता है। हमसे भी अगर तुमको फायदा है, तुमको भी हमसे अगर फायदा है, तो रिश्ता मजबूत। अब किसी को फायदा ही नहीं है, एक ही आदमी को फायदा है, तो रिश्ता रहेगा, नहीं होगा। हम लोगों का रिश्ता मजबूत तभी होता है जब हम दोनों को फायदा होता है ना। अगला क्या है, अगला जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थी, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन, लघु उत्तरीय है कि दीर्घ उत्तरीय है, लघु ही है क्या। अब देखो, हाँ बोल रहा जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थी, है ना। मालूम ही बाधा कौन कौन था, पहले बताए थे ऑस्ट्रिया और फ्रांस। फिर भी देखते कौन कौन से और से बाधाएं थी। बोल रहा जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी, कौन थी। बोल रहा ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, क्या हो गया, है ना, बार बार खलल डालना। बोल रहा जर्मनी के राज्यों पर ऑस्ट्रिया का कड़ा प्रभाव था, क्या हो गया था। मतलब ऑस्ट्रिया निर्णय लेता था कि तुमको करना क्या है और क्या नहीं करना है। अगर तू थप्पड़ करता था, थप्पड़ लगाता था, थप्पड़ लगाने का मतलब दंडित करता था, है ना, भय दिखाता था, है ना, लड़ाई करने का धमकी देता था। वही कड़ा प्रभाव था। वह नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि इससे उसकी खुद की सत्ता कमजोर हो जाती। क्या हो जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फायदा हो रहा होगा, है ना। अब बोल रहा है राज्यों की आंतरिक भिन्नता। बोला जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। बोला इन राज्यों की अपनी अलग राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, है ना, जैसे उत्तरी राज्यों में प्रोटेस्टेंट और दक्षिणी राज्यों में कैथोलिक व्यवस्थाएं थी। ये बताएं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक तुम जानते हो क्या है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ईसाई धर्म का दो भाग। जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या वैष्णव मत है, शैव मत है कि नहीं है तो हिंदू ही धर्म। तो हिंदू धर्म में तो खैर बहुत सारा मत है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो पंथ निकल गया। पुराना कैथोलिक था और नया कौन बना, प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, है ना। कैथोलिक का विरोध करके प्रोटेस्टेंट बना। कहा कि धर्म का सुधार कीजिए। जो धर्म में सुधार करने वाले लोग थे, इनका जो पक्षधर थे, है ना, वही कहलाया प्रोटेस्टेंट। वही है व्यवस्थाएं थी, याद रहेगा। बोला विदेशी शक्तियों का प्रभाव। बोला ऑस्ट्रिया के अलावा फ्रांस भी एक शक्तिशाली और एकजुट जर्मनी के पक्ष में नहीं था, क्योंकि इससे उसकी अपनी सीमाओं को खतरा हो सकता था। कहा कि अगर एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र अगर आएगा तो हमारा बात नहीं मानेगा, हो सकता उल्टे हमें को आंख दिखाए, है ना। तो दोनों जो अगल बगल का, एक तरफ पूर्वी भाग में कौन था, ऑस्ट्रिया, और पश्चिमी भाग में कौन था, फ्रांस। दोनों नहीं चाहता था, ठीक है। अब बोला राजाओं और सामंतों का विरोध। राजाओं, हम बताएं छोटा छोटा राज्य था, कोई भी अपना राज्य छोड़ने के लिए चाहेगा, नहीं चाहेगा, तो विरोध करेगा। सामंतों मतलब जमींदार टाइप का आदमी, है ना। छोटे राज्यों के शासक और सामंत अपनी स्वतंत्र सत्ता और विशेष अधिकारी को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब बोला जनता में राष्ट्रवाद की कमी। क्या था, है ना। जनता का यह मानना था कि राजा यहाँ का अपने में लड़े मरे कटे, हमको उससे करना, मेरा अपना जिंदगी चलेगा। उसको यह नहीं मालूम था कि युद्ध का अप्रत्यक्ष प्रभाव कहीं ना कहीं जनता पे ही पड़ता है ना। बोला है शुरुआती दौर में आम जनता में एक राष्ट्र के रूप में जुड़ने की भावना मजबूत नहीं थी, जिसके कारण कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा नहीं हो पा रहा था।
वो तो करो थैंक्स किसको, वहाँ का बड़ा बड़ा जो दार्शनिक वगैरह आया, उनका विचार, विश्वविद्यालय में इस प्रकार का जो नया नया आधुनिक विचार आया, उनसे लोग अवगत हुआ। जो नया नया स्टूडेंट आया, अपने परिवारजनों के अलग अलग को शिक्षित किया, तो एक तरह से आंदोलन का नींव रखा गया। हो जाएगा क्लियर? आज बस इतना ही। कल जो है आधुनिक राष्ट्रवाद पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। कल का इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है, जितना भी है सब उसमें क्वेश्चन आंसर जो भी बचा हुआ कवर हो जाएगा। उधर यूनान है, पोलैंड है ना, इन सब के बारे में चर्चा किया जाएगा। उसके बाद कुछ बुक्स का भी क्वेश्चन अगर बचा हुआ है जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया, उनको भी देख लिया जाएगा। उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है ना, जितना भी है, तो उन सभी चीज़ों को क्या होगा पूरा तरह से डिटेल में हम लोग देखेंगे। और पिछला जितना भी चीज़ है सबको एक तरफ से शुरू से याद करना है, और एक तरह से हम पेन कल उठाएंगे, शुरू से लेके अंत तक पूरा कहानी की तरह उसको लिख डालेंगे, ठीक है। और प्रयास करना उसी तरह से लिखने का जो जो इम्पोर्टेंट होता है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से खास अपील है, आप लोग इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे शेयर भी करें और ध्यान से पढ़ें, ठीक है। धन्यवाद।